गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री समर्पण क्लासेज में आपका स्वागत है और आज हम इस क्लास के जरिए उच्च न्यायालय के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले राज्य मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री के बारे में अपने चर्चा की थी। तो देखिए, जिस प्रकार से केंद्र सरकार की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, तो देश में सर्वोच्च जो न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट होता है, और उसके बाद में जो न्यायालय की बात करते हैं तो देश में उच्च न्यायालय का स्थान आता है, क्योंकि अपने देश में एकीकृत न्यायपालिका है। कैसी न्यायपालिका है? एकीकृत न्यायपालिका है। इसलिए एकीकृत न्यायपालिका होने के कारण सर्वोच्च न्यायिक जो संस्था होती है वह सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय होता है, और उच्चतम न्यायालय के बाद में जो न्यायालय आता है वह उच्च न्यायालय होता है। देखिए, देश में एक ही सर्वोत्तम न्यायालय है, एक ही उच्चतम न्यायालय है जो देश की राजधानी दिल्ली में स्थापित है। उसके बाद में देश में 25 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं। पहले 24 थे। 2019 में आंध्र प्रदेश के अमरावती में 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। इस प्रकार पर कह सकते हैं कि भारत में वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय स्थापित किए जा चुके हैं। 25 उच्च न्यायालय हैं। अब देखिए, जो उच्च न्यायालय होते हैं की बात करें, भाई सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट एक होता है या अपना उच्चतम न्यायालय एक होता है, लेकिन जो उच्च न्यायालय होते हैं वो एक राज्य के एक भी हो सकते हैं और 2 या 2 से अधिक राज्यों के का एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। हालांकि जैसे मान लीजिए कि बात करते हैं कि देश में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 केंद्र शासित प्रदेश अलग हैं, तो उनमें 28, इस हिसाब से तो 28 उच्च न्यायालय होने चाहिए। लेकिन जैसे मान लो कि दिल्ली अपने पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं, सब जानते हैं वहाँ एक ही उच्च न्यायालय है। ठीक है, इस प्रकार 2 राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। तो इसी के आधार पर अपने देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। अब देखिए, सबसे पहले देश की बात करते हैं कि भारत में सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1862 के अंदर। कब की बात करते हैं? 1862 में देश में 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। वो थे कोलकाता, बॉम्बे और अपना जो मद्रास वाला है, चेन्नई वाला है। ये 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। ठीक, प्रारंभ में 1862 में। तब की बात है, 1862 की बात करते हैं तो 1862 में देश में 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ठीक, उसके बाद कुछ समय बाद 1866 में देश का चौथा उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। वह था अपने देश में चौथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। उसके बाद में धीरे धीरे ये बनते गए और वर्तमान तक इनकी संख्या 25 हो गई है। ठीक, तो ये था एक तरह से उच्च न्यायालय का बेसिक स्कोप कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी बात कर रहे थे अपन कि भारत में एकीकृत न्यायपालिका है और सर्वोच्च स्तर पर लिख सकते हैं आप यहाँ भारत में एकीकृत का मतलब होता है कि न्यायपालिका एक ही स्तर की है। एकीकृत न्यायपालिका है, न्यायपालिका है, अतः सर्वोच्च स्थान पर, सर्वोच्चतम स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय आता है। कौन सा आता है? उच्चतम न्यायालय आता है। इससे बड़ा देश में कोई न्यायालय नहीं है। सबसे जो अग्रणी सीढ़ी है, सबसे ऊपर की सीढ़ी है, वह उच्चतम न्यायालय की मानी जाती है। इसके पश्चात अगर हम बात करें, इसके पश्चात न्यायालय में उच्च न्यायालय का स्थान
आता है। भाई सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? उच्च न्यायालय आता है। ठीक है, इसके आगे आप ये भी लिख सकते हैं कि राज्य में, प्रत्येक राज्य में एक न्यायालय तथा 2 या अधिक राज्यों में एक न्यायालय भी हो सकता है, ऐसी कंडीशंस होती हैं कि राज्य में एक न्यायालय भी हो सकता है, और अपने ये भी कह सकते हैं कि दो राज्यों में एक न्यायालय हो सकता है, अधिक राज्यों में एक न्यायालय हो सकता है। ठीक है, तो ये थी अपने एक तरह से उच्च न्यायालय की स्थिति। देखिए ये जो बात है प्रत्येक राज्य में, ये अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये प्रत्येक अनुच्छेद लिखे, प्रत्येक बात किसमें लिखी होती है? अनुच्छेद में। तो ये अनुच्छेद 214 के अंतर्गत आता है। 14 में लिखा हुआ है, 214 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य में एक न्यायालय तथा 2 या अधिक राज्यों में एक न्यायालय भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए भारत में सर्वप्रथम न्यायालय, अगला लिखिए कि भारत में सर्वप्रथम न्यायालय की बात करते हैं। न्यायालय कब खुला, कब स्थापना की? 1862 में। कहाँ की गई? कलकत्ता। बॉम्बे, मद्रास में स्थापित किया गया। ये पहला न्यायालय का देश था। ठीक है, तो 1862 में कलकत्ता में खोला गया, कलकत्ता नाम से, बॉम्बे नाम से और मद्रास के नाम से अपने न्यायालय स्थापित किए गए थे। उसके बाद 1866 में, उसके बाद 1866 में, कब की बात है? 1866 की बात है। तो 1866 में इलाहाबाद न्यायालय स्थापित किया गया था। इस प्रकार से भारत में न्यायालयों की स्थापना होती चली गई। वर्तमान में न्यायालयों की संख्या कितनी है? वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय। समझ गए होंगे कि भारत में पहले कितने थे? 24 थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई है? वर्तमान में इनकी संख्या 25 हो गई है। ये 2019 हो गई है। जो आंध्र प्रदेश के अमरावती में, कहाँ जो 25वां न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया है? आंध्र प्रदेश के अमरावती में इसकी स्थापना की गई है। ठीक, बहुत सारे बच्चे ग्रुप में 24 दे रखे हैं। देखो 2019 से पहले के, वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान में कितने हो गए? 25 न्यायालय हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं तो अपने ये देखते हैं उच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है। उच्च न्यायालय के गठन की बात करें, उच्च न्यायालय का अगर गठन की बात करते हैं, देखो उच्च न्यायालय का जो गठन है ये किससे मिलकर बनता है? भाई उच्च न्यायालय एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं ना, उनसे मिलकर के उच्च न्यायालय बनता है। भाई उच्च न्यायालय किससे मिलकर बनता है कि उच्च न्यायालय अपने जो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, जैसे कि वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती हैं। कौन है? इंद्रजीत महांती हैं। तो इस इंद्रजीत महांती और जो अन्य न्यायाधीश हैं, इनसे मिलकर के उच्च न्यायालय बनता है। अब उच्च न्यायालय में जो ये मुख्य न्यायाधीश होता है, अन्य न्यायाधीश होता है, इनको समय समय पर कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और एक बात ये भी है कि एक उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे, इसकी जो स्थिति है वो भी राष्ट्रपति तय करता है। ठीक है, उनकी संख्या कितनी होगी वो कौन तय करता है? राष्ट्रपति तय करता है।
तो यहाँ पर बात करते हैं गठन की, तो यहाँ पर लिखिए उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनता है। वह उच्च न्यायालय किससे मिलकर बनता है? मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों से मिलकर के बनता है। और ये किसमें लिखा हुआ है? अनुच्छेद 216 में। किसमें लिखा हुआ है? अनुच्छेद 216। अनुच्छेद 216 के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर के बनता है, जिनको राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करता है। जिनको वो नियुक्त करता है? राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करता है। और इनकी संख्या भी कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही इनकी संख्या निर्धारित की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति। जब अपन नियुक्ति की चर्चा करते हैं तो अपन ये देखते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति किसी से सलाह लेता है और उस सलाह के आधार पे वह मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। जैसे मान लो अपन मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे अनुमति लेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, कोलेजियम है, इसके अलावा जो उस राज्य का राज्यपाल है, उससे अनुमति लेकर के, उससे परामर्श लेकर के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में वो क्या करता है? तो मुख्य न्यायाधीश है, उससे अनुमति लेता है, दोनों से, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और फिर राज्यपाल से अनुमति लेता है। इसमें कोलेजियम में अनुमति नहीं लेता वो, ठीक है, वो केवल मुख्य न्यायाधीश भी लेता है। तो उसकी सलाह पर वह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर देता है। ठीक है, इस प्रकार से इन सब की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 217, इसमें लिखो अनुच्छेद 217 भाग 1 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अब मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मुख्य न्यायाधीश की अगर हम चर्चा करें भाई मुख्य न्यायाधीश कैसे बनता है, तो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश की चर्चा करते हैं अपन। देखिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, इसकी बात करेंगे अपन। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की चर्चा करेंगे। उसमें देखिए जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति के लिए वो किससे सलाह मांगता है? मुख्य न्यायाधीश के लिए। जब मुख्य न्यायाधीश के लिए करता है तो उसमें 3 लोग होते हैं। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्लस
कोलेजियम प्लस राज्यपाल, इनसे मिलकर के वो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर देता है। और न्यायाधीशों के लिए क्या करता है, न्यायाधीश की नियुक्ति कर दी तो उसके लिए क्या करता है कि वो इस कोलेजियम पद्धति नहीं आती है, उसमें आता है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, का मुख्य न्यायाधीश प्लस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्लस राज्यपाल। इन तीनों की सहमति से वह न्यायाधीश को नियुक्त कर देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 217 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन वो सलाह लेता है तो मुख्य न्यायाधीश से तो सलाह किससे लेता है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्लस कोलेजियम प्लस राज्यपाल से सलाह लेता है, ठीक है, उसकी नियुक्ति करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्लस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्लस राज्यपाल से मिलकर के उनकी नियुक्ति कर देता है। अब जो अगला पॉइंट है वह है न्यायाधीशों की, जो न्यायाधीश बनाते हैं उनकी योग्यता की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे न्यायाधीशों की योग्यता है, न्यायाधीशों की योग्यता। भाई कोई भी न्यायाधीश बनेगा तो उसमें कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, तो किस व्यक्ति को न्यायाधीश बनाया जा सकता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 217 अनुच्छेद 217 दो के अनुसार अब भाई किस व्यक्ति को अपने को मुख्य न्यायाधीश बनाना है, न्यायाधीश बनाना है, वो किसके अंदर है, अनुच्छेद 217 के अनुसार अगर हम देखते हैं तो देखिए वह भारत का नागरिक हो, वह व्यक्ति कौन हो, वह है भारत का नागरिक हो। पहली कंडीशन यही है कि पहली कंडीशन क्या आती है कि मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश बनाने से पहले उसको देख लेना चाहिए कि वो व्यक्ति भारत का है या नहीं। तो वह कहाँ का होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत के राज्य क्षेत्र में अगला क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक, कितना, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो। क्या कर चुका हो, न्यायिक पद धारण कर चुका हो तो उस व्यक्ति को अपन न्यायाधीश बना सकते हैं। यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो। अगला है उच्च न्यायालय का, अगला क्या है, उच्च न्यायालय का या 2 या अधिक ऐसे न्यायालयों में, यानी कि उच्च न्यायालय का या 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, अधिवक्ता रह चुका हो, उस व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है, न्यायाधीश बनाया जा सकता है कि 217 2 के अनुसार वह भारत का नागरिक हो,
भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक के न्यायिक पद धारण कर चुका हो, उच्च न्यायालय का या 2 से अधिक ऐसे न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, इस प्रकार के व्यक्ति को हम न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, अगले इसमें देखते हैं इसका तो कार्यकाल देखते हैं। क्या देखते हैं? कार्यकाल। भाई न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होना चाहिए? ठीक है भाई, न्यायाधीश जो भी बनता है, उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश बनता है उसका कार्यकाल निश्चित किया गया है। उसका जो कार्यकाल, इसकी चर्चा करते हैं कार्यकाल की। तो कार्यकाल दिया है 62 वर्ष तक होता है। कितना होता है? 62 वर्ष तक। कितने वर्ष तक होता है? 62 वर्ष तक होता है। देखिए अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 217 एक के अनुसार पहला ही है, पहला बिंदु क्या है? वह है 62 वर्ष तक पद पर रह सकता है। कितने वर्ष तक? 62 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। इसके बाद में ये भी है कि 62 वर्ष पहले भी अपना इस्तीफा दे सकता है। ठीक है, तो इसके लिए उसको संबोधित किसको करना पड़ेगा? राष्ट्रपति को करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? राष्ट्रपति को। न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना, यानी कि न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकता है। त्याग पत्र दे सकता है। ये 2 कंडीशन हो गई। एक तीसरी कंडीशन और होती है। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि जिसको अपन एक तरह से कहते हैं कि अगर संसद होती है, ठीक है, वो संसद क्या करेगी कि अपने दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करेगी। यदि संसद अपने दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित कर दे तो उस प्रस्ताव के आधार पर, इसके आधार पर, उस प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से इसे हटना पड़ेगा। समझ गए? यानी कि संसद के जो दोनों सदन होते हैं उनके 2/3 बहुमत से कोई एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, उस प्रस्ताव के आधार पे राष्ट्रपति के आदेश से उस न्यायाधीश को अपना पद छोड़ना पड़ता है, पद त्याग करना पड़ता है। तो इस प्रकार से इसका कार्यकाल हो गया। ठीक है, अब देखें न्यायाधीशों की शपथ। भाई न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? न्यायाधीशों की शपथ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? शपथ की बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? न्यायाधीशों को, जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ या तो राज्यपाल दिलाता है या फिर राज्यपाल के द्वारा जो व्यक्ति नियुक्त होता है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति के समक्ष ये लोग अपनी पद की शपथ लेते हैं। इस प्रकार से इनको पद की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 219 के अनुसार चर्चा करते हैं अपने। अनुच्छेद 219 के अनुसार न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति दिलाता है। भाई शपथ कौन दिलाता है? या तो राज्यपाल दिलाएगा या फिर राज्यपाल जिस व्यक्ति को ये एक तरह से नियुक्त करता है वह व्यक्ति इसको शपथ दिलाने का कार्य करता है। अब न्यायाधीशों का स्थानांतरण। भाई न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी होता है। न्यायाधीशों
का स्थानांतरण। स्थानांतरण की बात करते हैं, देखिए इनको एक ही न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजा जा सकता है, ठीक है। किसके द्वारा? वो राष्ट्रपति के द्वारा भेजा जा सकता है। किसके द्वारा भेजा जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा भेजा जा सकता है, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 222 के अनुसार, अनुच्छेद 222 के अनुसार राष्ट्रपति, कौन है? राष्ट्रपति कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 222 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, उच्चतम न्यायालय के न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के द्वारा या परामर्श से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति है, अनुच्छेद 222 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उससे परामर्श लेता है, उसके परामर्श के द्वारा उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनका स्थानांतरण कर सकता है, उनको अन्य स्थान पर भेज सकता है, ठीक है। अब न्यायाधीशों के वेतन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? न्यायाधीशों के वेतन की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए न्यायाधीशों का जो वेतन है वो संसद विधि द्वारा पारित किया जाता है, या संसद विधि के अकॉर्डिंग उसको एक तरह से वेतन दिया जाता है। तो वर्तमान में बात करते हैं तो जो मुख्य न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, तो उसको जो वेतन मिलता है वह 2,50,000 रुपए वेतन मिलता है, और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको 2,25,000 वेतन मिलता है। जो वेतन पहले कितना था? 90,000 और 80,000 था, लेकिन इसको बढ़ा करके 2,50,000 रुपए और 2,25,000 रुपए कर दिया गया है। न्यायाधीशों का वेतन, देखिए अनुच्छेद 221 के अनुसार उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन संसद विधि द्वारा पारित करती है, निश्चित करती है। और अपन ये देखते हैं कि उसके आधार पर मुख्य न्यायाधीश की जो वेतन होता है वो 2,50,000 रुपए होता है। इससे पहले इनका वेतन 90,000 रुपए था। उसी प्रकार से अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन 2,25,000 रुपए होता है। पहले इनका वेतन कितना था? 80,000 रुपए था। क्लियर हो गया कि अनुच्छेद 221 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संसद विधि द्वारा निश्चित करती है, और उसके अकॉर्डिंग मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान में वेतन 2,50,000 रुपए है, पहले 90,000 रुपए था। वर्तमान में जो न्यायाधीश हैं उनका वेतन 2,25,000 रुपए, पहले इनका वेतन 80,000 रुपए था। इसी के साथ उच्च न्यायालय की कुछ स्वतंत्रताएं भी होती है। जो अपना उच्च न्यायालय होता है उसको स्वतंत्रताएं दी जाती हैं। अब स्वतंत्रताएं कैसी होती हैं कि इसकी नियुक्ति की विशेष प्रक्रिया होती है। क्या होती है? इसकी नियुक्ति की एक विशेष प्रक्रिया होती है। उसके बाद में इसका जो कार्यकाल निश्चित होता है वही 62 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। लेकिन ये राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, या संसद के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करते हैं तो राष्ट्रपति के आदेश से फिर इसको त्याग पत्र देना पड़ता है। अगला है कि संसद में न्यायाधीश का जो आचरण है, संसद में जितने भी न्यायाधीश उनके आचरण पर महाभियोग के अलावा चर्चा नहीं की जा सकती है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके आचरण पर महाभियोग जो इनके ऊपर लगता है संसद के द्वारा वो तो लगता है, इसके अलावा उस पर कोई किसी उसके आचरण पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं की जा सकती है।
एक स्वतंत्रता ये होती है, कंडीशन ये होती है कि उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है सेवानिवृत्ति के बाद में, किसके बाद में, सेवानिवृत्ति के बाद में वह उस न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, उस न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। इसमें उस न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं कर सकता जिस न्यायालय में वह स्थायी न्यायाधीश रह चुका है। तो ये कुछ उसे अपने जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इस प्रकार ये अपना उच्च न्यायालय है, इसका गठन की जो गठन पूरा हो गया। ठीक है भाई, इस गठन कैसे होता है, इसकी योग्यताएं क्या होती है, शपथ कौन दिलाता है, वेतन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद इसकी शक्तियों की चर्चा करेंगे।